आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है और वो आईपीओ खुलेगा 29 तारीख यानी कि कल और बंद होगा 31 अक्टूबर को। पहले कंपनी का नाम जान लीजिए, ओरक्ला इंडिया। 1996 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एमटीआर फूड्स लिमिटेड के नाम से। मसाले, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट और इंस्टेंट मिक्स प्रोडक्ट बनाने का कंपनी करती है कारोबार। दो बड़ी ब्रांड है इसके पास, एमटीआर फूड्स और ईस्टर्न कमोडिटी कॉन्डिमेंट्स, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स। और लगभग लगभग 400 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास अपने पोर्टफोलियो में। ज़्यादा कामकाज दक्षिण भारत में है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारत में 9 प्लांट हैं और यूएई, थाईलैंड, मलेशिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है कंपनी। आइए आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं। 29 से 31 तारीख ये रही आईपीओ की डेट्स। 695 से 730 रुपये रहा प्राइस बैंड। और इशू में आप देख सकते हैं टोटल इशू साइज जो है वो है 1667 करोड़ की और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और इस इशू प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप होता है पूरे 10,000 करोड़ रुपए का ऊपरी बैंड पर। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजय शर्मा साहब। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से शर्मा साहब ने साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। पुणे यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए किया है। मार्केटिंग और एफएमसीजी सेक्टर में लगभग 34 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है। इफ़को, डाबर, कोलगेट, वोल्टास जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ कामकाज करने का लंबा गहरा अनुभव है संजय शर्मा साहब का। शर्मा साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अ, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आपके बारे में पूछूं, कंपनी के बारे में, जरा पहले तो ये समझाएं सर, एग्जैक्टली कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? अनिल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक यू सर। धन्यवाद हमको आपके प्रोग्राम पे बुलाने का। और यहाँ पर आज हमारी इशू कल खुल रही है, तो आपने सही बोला। प इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत दिनों बाद एक एफ-एन-बी एमएनसी आईपीओ मार्केट में आ रहा है। और स्पाइस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बात हुई है, बहुत चर्चा हुई है न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में। अब एक मेजर स्पाइस प्लेयर लिस्ट करने जा रहा है, तो ये एक 2 बड़े मकाम हैं हमारे लिए, जो जो हम ला रहे हैं। हमारी कंपनी के बारे में मैं ज़रा बता दूँ, हम एक मल्टी कैटेगरी फूड कंपनी है। हम बेसिकली 2 कैटेगरी में हैं, स्पाइसेस मसाला में हैं और कन्वीनियंस फूड में है। हमारे कंपनी में 2 ब्रांड्स हैं, हेरिटेज ब्रांड्स है, एमटीआर जो कि 100 साल पुराना ब्रांड है, और ईस्टर्न जो जिसको करीब 40 साल हो गए हैं। हमारी कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो रोज़ रोज़ बनाने वाले खाने को हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू, भले वो मसाले हो या फिर कन्वीनियंस फूड के प्रोडक्ट हो। अब तक की जो हमारी यात्रा जर्नी रही है, वो 2 चीज़ों की गहरी समझ के ऊपर निर्मित है। एक है हमारी, जिसको हम बोलते हैं कि क्षेत्रीय विविधता। भारत को आप एक देश के नज़रिए से देखते हैं, बट जब आप भारत को डिटेल में देखते हैं और 28 राज्यों को देखते हैं, आप देखेंगे कि हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज है, एक अलग कल्चर है और एक अलग क्विज़ीन है। और हमारा जो भारत, देयर इज़ आप किसी चीज़ को इंडियन क्विज़ीन नहीं बोल सकते, क्योंकि हर क्षेत्र की क्विज़ीन अलग होती है। तो हमने ये रीजनल डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी गहरी तरीके से समझी है, और उसके साथ-साथ हमने कंज़्यूमर की पसंद को भी बहुत गहरी तरीके से समझा है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद हमने जो आम एमएनसी के नज़रिए से काफ़ी अलग तरीके से हमने इंडिया को अप्रोच किया है। ऑर्कला ने अपने मेन मार्केट्स में हमने एक लोकल अप्रोच यूज़ किया है, डोमिनेंट रीजनल ब्रांड्स बनाने की कोशिश की है। और इस अप्रोच से हम एक ना केवल एक मजबूत लोकल और मार्केट लीडिंग ब्रांड बना सके हैं, बजाय कि किसी नेशनल लेवल पे जाके हम एक जेनेरिक पोर्टफोलियो कंज्यूमर को ऑफर करते हैं। तो ये थोड़ा-सा हमारे बिज़नेस मॉडल के बारे में और हमारे अप्रोच के बारे में आपको बताता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब आइए आपके आईपीओ के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट पे मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। रेवेन्यू ग्रोथ आपकी पिछले 3 साल की 5% सालाना दर से रही है, वहीं मुनाफा 13% की दर से घटा है। इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री में और इतने बड़े मार्केट में रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी कम है और मुनाफा घटने की कोई खास वजह सर? अनिल जी, आपने अच्छी तरह से हमारे आरएचपी को पढ़ा है और सही चीज़ें आपने उठाई हैं। हुँ, तो हुँ। इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म में
परफॉर्मेंस में जो हमने अपने आरएचपी में दी है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो पीएनएल को हिट करती है। आई थिंक सबसे पहली चीज़ एक जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमको हिट किए हैं। जैसे कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हुआ है। फूड इन्फ्लेशन देश में काफ़ी हाई हुआ, कंजम्पशन काफ़ी स्क्वीज़ हुई पिछले 3 साल में। बट जब इन्फ्लेशन हाई था, स्पाइसेस की जो कैटेगरी थी उसमें काफ़ी डिफ्लेशन आई और 2 कंसेक्युटिव ईयर्स से डिफ्लेशन आई है। जो जो मिर्ची हम 120-150 रुपए किलो खरीदते थे, पिछले साल हमने ₹100 से 120 ₹110 के भाव में खरीदी है और इस साल वही मिर्ची अब ₹70 से ₹90 किलो के हिसाब से खरीदी है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पाइसेस मार्केट है, वो काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। 60% मार्केट हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है और 40% ही ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसकी वजह से हमको अपने प्राइसेज़ को घटाना पड़ा। इस तो इसका मेजर कैसे किया जाए? अगर आप देखेंगे कि जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ है, वो वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती जा रही है और क्वार्टर 1 में आपने देखा होगा कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ करीब 8.7% पे आई है। बट ये शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंसेज़ है, इनको आप अगर एक साइड पे रख दें, अगर आप हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में अगर हम 2010 और 2020 का समय लें और उसमें देखें कि एमटीआर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आप देखेंगे कि हमने करीब 13 प्रतिशत की ग्रोथ से एमटीआर को ग्रो किया था। फिर हमने ईस्टर्न की एक्विजिशन की 2021 में और उस कोविड का पीरियड हटा के अगर दो दो 22 और 24 के बीच में आप हमारी ग्रोथ देखेंगे, तो वापस 13% की ग्रोथ आई है। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल सही बताई, वो हमारे प्रॉफिट के पैट के बारे में बताई है कि पैट हमारा घटा है। घटा नहीं है क्योंकि इसमें एक टैक्स इफेक्ट 2023 में हमने ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स की एक्विजिशन और मर्जर को कंप्लीट किया था। उसकी वजह से हमको एक वन टाइम डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला था करीब 82 करोड़ का। तो अब हमारे हमारे नज़र से अगर आप 82 करोड़ हटा के फिर देखेंगे, तो या फिर आप उसकी जगह आप पीबीटी को देखेंगे, पीबीटी की जो ग्रोथ आई है वो करीब 17% की ग्रोथ आई है। तो आई थिंक परफॉर्मेंस को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और अगर आप लॉन्ग टर्म हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगे और अप्रोच को देखेंगे भारत में, एक हमने एक डिसिप्लिन ग्रोथ, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स की परफॉर्मेंस दी है। ठीक बात है। चूँकि हमारे पास सर डीआरएसपी में डेटा सिर्फ 3 साल के होते हैं, तो 10 साल की हाँ जी। परफॉर्मेंस तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि वो डीआरएसपी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ आइए जी। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपकी कंपनी के बारे में पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि पीएलआई स्कीम्स वगैरह में आई एम श्योर कि आपकी कंपनी आती होगी। आती है या नहीं वो समझाएँ? यदि हाँ, तो उसका कितना बेनिफिट आपके प्रॉफ़िट में पीएलआई स्कीम की वजह से मिल रहा है और कब तक ये बेनिफिट आपको मिलेगा? देखिए, पीएलआई स्कीम में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और आई थिंक ये इसका बेनिफिट 2027 तक अ, हमको मिलते रहेगा। अब आगे का देखना है, हर साल पे हमको एक ग्रोथ टारगेट हिट करना पड़ता है और पिछले 2 सालों से हम ये ग्रोथ टारगेट हिट करते आए हैं और उसमें आप करीबन एग्ज़ैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, पर करीब 20 करोड़ का बेनिफिट आपको पीएनएल में नज़र आएगा। है। शर्मा साहब एक चीज़ और बताएँ कि आपने पीएलआई स्कीम में भी पार्टिसिपेट किया है। जो मैं आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन देख रहा हूँ, वो करीबन-करीबन 46, 47, 48% की रेंज में है। यानी कि आप हाँ जी। जो आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसके मुकाबले में आधे पर ही काम कर रहे हैं। क्या उसके जी। बावजूद आपको कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और इतना कम कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन क्यों? इसकी कोई ख़ास वजह है? हाँ जी, देखिए हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, हमने पहले हमारे पास खाली एमटीआर फूड्स होती थी और उसके 4 प्लांट होते थे। फिर हमने 2021 में हमने ईस्टर्न की पार्टनरशिप और एक्विजिशन की और फिर उसको मर्ज किया। ईस्टर्न में करीब 7 प्लांट आए थे हमारे पास, और उनकी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन काफ़ी कम थी। आज जब हमने ओरकला इंडिया बनाया है, हमारे पास 9 प्लांट है और हमारे पास जो कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है, वो करीब 46% की कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है। अब ये हमारी लेगेसी है और ये हमारा करंट स्टेटस है और इस कैपेसिटी को लेके हम आगे काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये बात है कि जो कैपेसिटी है हमारी, वो फंजिबल कैपेसिटी है। मतलब आप भले उसके ऊपर आप एमटीआर मसाले बनाएँ या आप ईस्टर्न के मसाले बनाएँ, मसालों की मशीनें हैं,
तो मसाले कहीं भी बन सकते हैं। तो इसको देख के हमारे आगे जो अपॉर्च्युनिटी है वो 2 अपॉर्च्युनिटी है। एक है कि हमको आगे के दिनों में कम कैपेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें लगता है कि अगले 2 से 5 साल आगे जो है बहुत कम कैपेक्स की इस्तेमाल होगा। वो जो कैपेक्स का इस्तेमाल होगा वो लार्जली लाइन बैलेंसिंग और फूड सेफ्टी इश्यूज़ के लिए होगा। दूसरा, हम एक मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट रैशनलाइज़ेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा पूरा फ़ोकस कैपेसिटी एनहांसमेंट में है। अपनी लाइन्स को हम बैलेंस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को हम बैलेंस कर रहे हैं। हमारा जो विज़न है कि अगले 4 से 5 सालों में हम बड़े-बड़े 4 से 5 लार्ज एफिशिएंट प्लांट बनाएँ, जो सैटेलाइट प्लांट से सपोर्टेड हो। और हमारा जो लॉन्ग टर्म विज़न सप्लाई चेन का यही है कि हम एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट सप्लाई चेन खड़ा करें। तो इसके आगे आपको खाली इम्प्रूवमेंट ही मिलेगी अनिल जी। आपकी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सिर्फ ये पहली तिमाही छोड़ दे तो लगातार आपके कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहे हैं। जो इश्यू आप लेकर आ रहे हैं, पूरा ऑफर फॉर सेल है सोलह सौ हाँ सड़सठ जी। करोड़ का। तो आपके शायद फॉरेन प्रमोटर और ये नॉर्वे की कंपनी है, नॉर्वे का ग्रुप है हाँ जो जी, बेच रहे हैं। नॉर्वे की कंपनी है। तो क्या वजह है सर कि वो अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं? देखिए, आई थिंक इसमें मैं 2 नज़रियों से आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहली बात तो जब एमटी मल्टीनेशनल इंडिया में आती है, तो वो इंडिया कंज़म्पशन स्टोरी में पार्टिसिपेट करने को आती है, अनलॉक करने को आती है, और हम सोचते हैं कि अगर हम आईपीओ कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम इस स्टोरी को और बेहतर तरीके से अनलॉक कर पाएँगे शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन के लिए। पिछले 18 साल में सर हमने बहुत अच्छी एक कंपनी और बहुत स्ट्रॉन्ग बिज़नेस बिल्ड किया है। हम 180 करोड़ से स्टार्ट हुए थे, आज करीब 2,500 करोड़ का स्केल बना चुके हैं। अच्छी प्रॉफ़िटेबिलिटी, अच्छी स्टोरी बना के हम मार्केट में आए हैं। हमारी स्टोरी एक डिसिप्लिन्ड ग्रोथ, कंसिस्टेंट प्रॉफ़िटेबिलिटी और अट्रैक्टिव मार्जिन्स की स्टोरी है। और आज हम चाहते हैं कि ये जो हमने वैल्यू क्रिएशन स्टोरी बनाई है, और जो आज हमने कंपनी बनाई है, वो अब हम इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये आपको ओरकला की एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट भी दिखाता है कि अब हम इंडिया में ज़्यादा कमिटमेंट करने के लिए तैयार है। आपने सही बोला कि हमने ऑफर फॉर सेल किया और स्टेक बेच रहे हैं, बट आपने ये भी बोला था कि हमारी कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। हर साल हम करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का कैश जनरेट करते हैं। तो जो ग्रोथ कैपिटल अगर हमको चाहिए, वो हमारा रिलेटिवली सेल्फ फंडेड ग्रोथ कैपिटल है, और हमारे बैलेंस शीट में कोई डेट भी नहीं है, तो हमारी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमको अगर ग्रोथ के लिए कोई भी कैपिटल चाहिए होगा, वो हम बड़े आराम से फंड कर सकते हैं, इसलिए हमने कोई उस प्राइमरी इश्यू नहीं की। ओएफएस हमारे पास एकमात्र रूट बच गया था, जिससे हम कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और जो इंडियन इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है, उसको हम ये ग्रोथ स्टोरी में ला सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँ अनिल जी कि हमने काफ़ी इन्वेस्टर्स से मीट किया और रोड शो कर रहे हैं हम लोग। जहाँ भी जाते हैं हमको खाली एमटीआर और ईस्टर्न के यूज़र्स ही नज़र आते हैं। सब लोग आके हमको बोलते हैं कि भई हम आपके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम आपके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आज आप हमारे प्रोडक्ट ना केवल यूज़ करेंगे, बट हमारी ग्रोथ जर्नी में हमारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स बन के भी आगे चलेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर आपको, आपके आईपीओ के लिए और आगे के बिज़नेस के लिए। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपकी कैपिटल मार्केट की पारी की शुरुआत मजबूती के साथ हो और आप अपने लिए, अपने प्रोमोटर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी वेल्थ बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शर्मा साहब, आज आपने हमें समय दिया और विस्तार से कंपनी के बिज़नेस और आगे के प्लान्स के बारे में और आईपीओ के बारे में जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया।